ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कहीं ना कहीं भेदभाव तो रहता है। ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ? देश की नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है और पब्लिक डिसऑर्डर को ये भंग करेंगे, इस करके उनको डिटेंशन में लिया गया और सीधे का सीधा डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। वो उन 40% लोगों की आवाज़ है, उन 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों की आवाज़ है जो पार्लियामेंट में बोलनी चाहिए थी, उनके हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बात होनी चाहिए थी। पंजाब गवर्नमेंट की डीलिंग बनती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इस चीज़ में। अगर वो बाहर आ जाते हैं किसी भी वजह से तो वो स्टेट की शांति भंग करेंगे और बहुत बड़ा खतरा है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से बेतुकी बातें कर रही है। 543 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 251 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਕੇਸ, ਅਟੈम्प्ट टू मर्डर, रेप, क्राइम अगेंस्ट विमेन। हमारी व्यथा है इंडियन सिस्टम की या हमारे इंडियन लोगों की कि भाई हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्रिमिनल नेचर के, हर क्रिमिनल लोग ही वहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो धड़ल्ले से बैठे हैं। भाई अमृतपाल सिंह के साथ भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते गलत हो रहा है। ये इंजीनियर अब्दुल रशीद जो है बारामूला के MP हैं, वो वाला प्रेसिडेंट देख के हमारी हाई कोर्ट को रिलीफ पॉजिटिव थोड़ा कंसीडर करना चाहिए था स्पेशल पर्पस के लिए। इसमें तानाशाही भी किया जा सकता है। तानाशाही यही होती है बेसिकली किसी के राइट्स को दबा देना, किसी के फंडामेंटल राइट्स, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मतलब सप्रेस कर देना, दबा देना। सत श्री अकाल, सतलुज TV ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? मैडम, बहुत ही वाजिब बात कही है आपने, वाजिब सवाल किया है मेरे से। मैं थोड़ा सा कानून की प्रैक्टिस में हूँ तो इस चीज़ पे थोड़ा सा तारुफ हम लोगों को रखना पड़ेगा कि हमारा संविधान है हर एक नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाता है। वो आप और हम सारे के सारे जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स जैसे दे रखे हैं हम लोगों को, वो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी पावर है। पर टाइम एंड अगेन ये भाई महसूस किया गया है, मी एज अ लॉयर, मी एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि कहीं ना कहीं भेदभाव तो रहता है। हमारा देश मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो ने वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और माइनॉरिटीज़ भी हैं। सिख हमारे माइनॉरिटी में आते हैं हिंदुस्तान में, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम भाई हैं। उनके साथ जब बर्ताव देखते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हो, चाहे हमारी सरकार के तौर तरीके आते हों, चाहे हाई कोर्ट्स की रूलिंग आती हो, कहीं ना कहीं शाम को जब ठंडे दिमाग से हम सोचते हैं तो हमें भी महसूस होता है कि है कहीं ना कहीं होच पोच है थोड़ी चीज़ें। अब वो क्यों होती हैं ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है और ये तो हमारा देश के एक जनमानस को सोचना होगा। हमारी पार्लियामेंट बैठी है बड़ी बड़ी, उनको सोचना होगा। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बैठे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं
तो वो सारे इकट्ठे मिलकर इस चीज़ की तरफ ध्यान दें तो थोड़ा सा इस चीज़ का वैक्यूम जो है ना थोड़ा सा या गैप कम किया जा सकता है। मैं शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों वितकरा हो रहा है भाई अमृतपाल सिंह नाल? क्यों का जवाब तो दे पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पर ये मेरे लिए भी एक, एज मैंने बताया कि देश का नागरिक होते हुए और एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होते हुए बहुत ही सीरियस चिंता का विषय है कि एक इंसान भाई अमृतपाल सिंह जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, जिनका कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे किसी और तरह की नेचर रही हो, उनको जो है गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत अंदर कर देती है और सीधा ही मतलब अपने स्टेट में न रख के उसको, मतलब ये पूरा इतिहास है, पूरे आंकड़े हैं हमारे पास कि आसाम, एक ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में उनको रखा जाता है। उनको अप्रैल 2023 में एनएसए के तहत डिटेंशन में लिया जाता है, जो कि नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट है, उसके तहत ले सकते हैं। लेकिन इसमें कारण की बात करें तो उनको किस लिए लिया गया था कि ये पब्लिक डिसऑर्डर के लिए खतरा है, देश की नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है और पब्लिक डिसऑर्डर को ये भंग करेंगे, इस करके उनको डिटेंशन में लिया गया और सीधे का सीधा डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। और एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एज एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के प्रोविजंस के मुताबिक ये क्लियर लिखा गया सेक्शन 13 में कि एक किसी भी इंसान को अगर डिटेन किया जाता है तो 12 महीने के लिए डिटेन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का ये बहुत ही पैथेटिक सा रवैया है कि जो हर 12 महीने ख़त्म होते ही फिर अलग अलग लोट में 12-12 महीने का, अब तीसरा लोट उनका चल रहा है। तो अब वो अप्रैल 23 से लेके अप्रैल 24 में बढ़ा दिया, अप्रैल 25 में बढ़ा दिया। अब अप्रैल 26 में क्या होगा थोड़ा देखने वाली बात है, या देखा जाएगा कैसा करेंगे। अब जेल में रह के पार्लियामेंट के इलेक्शन आ जाते हैं मई 2024 में। जेल के अंदर रह के एक कैंडिडेट अपना एज ए सिटीजन नॉमिनेशन भरते हैं और पंजाब की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट की, खडूर साहब, उससे वो इलेक्शन जीतते हैं। एंड मेरे पास जो आंकड़ा अवेलेबल है कि टोटल वोट पोल हुए थे खडूर साहब में मई 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, वो 10,47,165 थे, जिनमें से भाई अमृतपाल सिंह को 4,04,430 वोट मिले। ये टोटल वोट जो पोस्ट कास्ट हुई थी उसका 38.6% आ रहा है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि 1/3 से भी बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि अराउंड 40%, 2/5 ऑफ द टोटल वोट पोल्स का हिस्सा जो अपने शेयर में ले जाता है, इसका मतलब 38, 39, 40% लोग उसके फेवर में बोल रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। वो उन 40% लोगों की आवाज़ है, उन 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों की आवाज़ है जो पार्लियामेंट में बोलनी चाहिए थी, उनके हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बात होनी चाहिए थी। लेकिन पिटी ये है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 4 लाख से ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद भी उस आदमी को पार्लियामेंट का जो प्रोसीजरल पार्ट है जिसमें ओथ लेनी होती है हर एक मेंबर को, पार्लियामेंट की एक ओथ है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो ओथ लेने के लिए आने के लिए भी कहते पंजाबी च तरले करने पैंदे ने। वो बड़ी मुश्किल से उसको या 2 या 3 दिन की मेरे को लगता है कि उस टाइम पैरोल दी थी, बड़ा जोर लगा के, और जिस ढंग से उसको पार्लियामेंट में लेके आया गया था, जो कि सारे का सारा हाई सिक्योरिटी जोन है, जहाँ पे कोई किसी तरह का खतरा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए किसी को खतरा,
एक मेंबर से दूसरे मेंबर को, एक इलेक्टेड मेंबर वहाँ जाता और उसको एक ऐसे गुनाहगार की तरह लेके आया गया था, जैसा कि मीडिया में हमने पढ़ा उस टाइम पे। और ये कि बहुत ही चिंता का विषय है, जो कि नहीं होना चाहिए था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को देश का एक इलेक्टेड नुमाइंदा होने के नाते उसको उसी तरह की इज्जत दी जानी चाहिए थी उसके अपने हाउस में, जहाँ का वो काबिल होना है किसी चेयर पे बैठ के। एंड सेकेंड पार्ट कि कैसा ही हो इंसान का, चाहे कैरेक्टर इंसान का, चाहे वो रिलीजियस कैरेक्टर, चाहे उसका मॉरल कैरेक्टर, व्हाट एवर इट मे बी, कैसा ही रहा हो, लेकिन आखिरकार है तो वो 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों की आवाज़ है। अब उन 4 लाख लोगों की आवाज़ पिछले 2.5-3 साल से, अंदाजा 3 साल से दबा के रखी गई है। वो आवाज़ कभी सुनने तक को नहीं मिलती लोगों को, वो चेहरा कभी देखने तक को नहीं मिलता। जिन लोगों की प्रॉब्लम्स को उन्होंने उठाना था पार्लियामेंट में बैठ के, जिसके इतने सेशन हो लिए, साल में 3 सेशन होते हैं हमारी पार्लियामेंट के, अब वो एक भी पार्लियामेंट के सेशन को एक दिन के लिए भी अटेंड नहीं कर पाए। अभी ताजी घटना को थोड़ा सा देखें पीछे मुड़ के, तो पंजाब में फ्लड्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आई थी, एक्सेस वाटर था, अभी 3-4 महीने पहले की बात है। तो जिसमें सारी ये बीच की जो बेल्ट थी, अमृतसर तरनतारन से लेके कपूरथला तक इस साइड की बेल्ट है, जो 2 रिवर्स के बीच का एरिया है, सारे का सारा एक्सट्रीमली फ्लडेड था। और उसमें से काफ़ी सारा एरिया खडूर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर आता है। तो उन लोगों को जिनको तकलीफ थी, जिनके घर उजड़ गए, जिनकी खेती उजड़ गई, जिनके मवेशी सारे बह गए पानी के अंदर, जो भी मीडिया में हम सभी ने देखा था, कितना मतलब दर्दनाक सीन था उस टाइम पे। तो वो लोग कहाँ जाएं, किसके सामने अपनी आवाज़ उठाएं, किस गवर्नमेंट से करें? प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है यहाँ स्टेट की, ये नहीं सुनने वाली है। सेंटर की गवर्नमेंट है, वो नहीं सुनने वाली है। तो वो कहीं ना कहीं देश की सबसे उच्चतम पार्लियामेंट, उच्चतम जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बॉडी है, जिसका नाम हमारा पार्लियामेंट है, उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगर आवाज उठाएं तो वो बंदा हमने पकड़ के जकड़ के रख दिया गया है। उसको आने की बिल्कुल मनाही है, बिल्कुल है, साफ है, जो कि क्लियरली कंडक्ट से लग रहा है। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ नहीं मिल रही। जहाँ तक कि अपनी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का सवाल है, मैंने जितना भी मैं असेस कर पाया हूँ कि यहाँ पे उन्होंने 2 रिट पिटीशन डाली गई थी। रिट पिटीशन से पहले भाई अमृतपाल सिंह ने स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उनके ऊपर जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है वो पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया है, और सारे का सारा NSA के डिफरेंट प्रोविजंस के मुताबिक कि जिस स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है वही स्टेट गवर्नमेंट उसके केस को डील करेगी। तो इससे पंजाब गवर्नमेंट की डीलिंग बनती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इस चीज़ में। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को एक 13 नवंबर 2025 को एक रिप्रेजेंटेशन दी कि मैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे सेशन अटेंड करने के लिए ये विंटर सेशन जो कि 1 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक चलना था, उसको अटेंड करने का एक मतलब परमिशन दे दी जाए। बहुत समय से पहले दिए गए, 17-18 दिन पहले ये एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट कर दी, रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को कर दी, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने तंग आके, हार के जुडिशरी का दरवाज़ा नॉक किया, एक रिट पिटीशन डाली 34968 ऑफ 2025, जो कि 21/11/2025 को लगी, और उसी दिन 1 तारीख पे ही हमारे वो डबल बेंच में लगी थी। जस्टिस हमारे चीफ जस्टिस एंड अलॉन्ग विद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव बेरी जी की बेंच पे लगी थी। उन्होंने पहले दिन ही डायरेक्शन सुनने के बाद केस को ये दी स्टेट गवर्नमेंट को कि इनकी जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये विद इन ए वीक डिसाइड कर दी जाए। अगेन मैटर जो ना स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया। स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर क्या किया क्या नहीं करके वो तो माइंड बना ही रखा था। उन्होंने जाके अनाप शनाप सी चीज़ें लिख के अपने 4 चीज़ें भर के पेज भर कर वो फिर रिजेक्ट कर दी। सेकेंड राउंड में जो रिजेक्शन आया है एज पर लीगल प्रोसीजर वो दोबारा फिर आए हैं। दोबारा थे रिट पिटीशन नंबर 35580 ऑफ 2025। ये पहली बार लगती है 1 दिसंबर 2025 को। उधर से पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो जाता है।
एंड उसके बाद इसमें तारीख देने के बाद स्टेट को नोटिस करके उनका जवाब मंगाया जाता, जो कि प्रोसीजरल पार्ट है। वो जवाब मंगाने के लिए कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था। 8/12 को मैटर लिस्ट हुआ था। 8/12 को जवाब मेरे को लगता है कि दिया कि नहीं दिया, ये सारा देखना है थोड़ा सा। तो कुछ जवाब नहीं आता स्टेट गवर्नमेंट के, ये डिलिंग पॉलिटिक्स होती है। जब जवाब उन्होंने दिया है तो जवाब में सबसे बड़ा यही कह रहे हैं कि ही इज अ थ्रेट। अगर वो बाहर आ जाते हैं किसी भी वजह से तो वो स्टेट की शांति भंग करेंगे और बहुत बड़ा खतरा है। अब इसमें सोचने की बात यह है कि एक आदमी निहत्था जब पिछले 3 साल से आपकी कस्टडी में है और उसको आप ही लेके आएंगे, कोर्ट ऑर्डर से आएगा, देश की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची पार्लियामेंट में वो आएगा, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने आएगा, उनकी समस्या डिस्कस करने आएगा, उनकी समस्या का कुछ ना कुछ हल निकालने के लिए आएंगे। तो क्या वो खतरा किस तरह पैदा कर देगा वो खतरा? तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से बेतुकी बातें कर रही है। एंड खतरा उस तरह का एक अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ही खतरा हमें होने लग जाएगा तो फिर देश का होगा क्या? चलो खतरे की गल हो रही है तो मेरे को पार्लीमेंट के कुछ अंकड़े ने। अपने इंडियन पार्लीमेंट की गल करिए तो कुल 543 मैंबर पार्लीमेंट ने। 543 मैंबर पार्लीमेंटां दे विचों 251 मैंबर पार्लीमेंट ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਕੇਸ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਰੇਪ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ। 46% ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਤਰਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ NSA नहीं लगनी चाहिए? मैडम मैं थोड़ा सा इनलाइटन करूँगा आपको इस चीज़ में कि जनरली जुर्म हमारे इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसमें इंडियन पेनल कोड होता था। अब उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ताज़ा इन्होंने हमारी जो प्रेजेंट डे डिस्पेंसेशन उसने किया है। तो उसके मुताबिक कुछ क्राइम जो है डिफाइन किए गए हैं। तो ये भाई अमृतपाल सिंह को जो पकड़ा गया है ये पकड़ा गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कि सरकार जो बैठी है, जो लोगों की नुमाइंदगी कर रही है, जो इलेक्टेड बॉडी है, वो कहती है कि हमें या हमारे आवाम को इस इंसान से खतरा है, नेशन की सिक्योरिटी को खतरा है। तो अदरवाइज ही इज नॉट ए क्रिमिनल इन दैट सेंस, वो कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। पर जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं कि 543 में से 251 लोग हैं जिनके खिलाफ सीरियस नेचर के केसेस रजिस्टर्ड हैं, वो उन्होंने हमारे जो कानून का जो दायरा है उस दायरे के तहत रह के जो क्राइम डिफाइन कर रखे वो क्रिमिनल हैं, वो उस तरह के क्राइम किए हैं तो वो इस करके क्रिमिनल्स हैं। ऊपर से थोड़ी सी व्यथा हमारे सिस्टम की ये है कि हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि अनलेस अनटिल अ केस इज प्रूव्ड अ पर्सन शुड बी ट्रीटेड एज इनोसेंट। इसका मतलब ये है कि जब तक के केस साबित नहीं हो जाता तो कोई भी इंसान इनोसेंट माना जाना चाहिए। और मियरली ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस यू विल नॉट बी डीबार्ड, यानी कि सिंपली केस के रजिस्टर होने से आपके ऊपर कोई मतलब आपको कहीं डिबार नहीं किया जा सकता किसी मेंबरशिप से, किसी हाउस से। वो नौकरी भी करेंगे लोग, वो पार्लियामेंट भी बैठेंगे, वो स्टेट असेंबलीज भी बैठेंगे, रूल मेकर भी बनेंगे। ये हमारी व्यथा है इंडियन सिस्टम की या हमारे इंडियन लोगों की कि भाई हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्रिमिनल नेचर के हर क्रिमिनल लोग ही वहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो धड़ल्ले से बैठे हैं। और जैसा कि आपने रेशियो बताया तो ये मेरे को लगता है कहीं 48% के करीब आ रहा है 543 में से 251 का होना। तो ये एक व्यथा है, पर दोनों की थोड़ी सी नेचर ऑफ जो है ऑफेंसेस कह लीजिए या नेचर ऑफ चार्जेस हैं वो अलग हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਰੇਪ ਕੇਸ ਜਿਹਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਨਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ BJP ਦਾ MLA ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਬੌਂਡ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਤੈਅ ਸੀ,
ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਤੈਅ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ गई, फिर ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ? नहीं, वो जो जमानत जिसको आप कह रहे हैं ये थोड़ा सा मतलब कानूनी शब्दों का हेर फेर है। किसी की अगर मान लो सज़ा हो जाती है कानून में और वो अपनी सज़ा पूरी काट रहा है, एक तो उसको अपील करने का हक है, ऊपर अपील पड़ी होगी, तो जिस भी कोर्ट में अपील पेंडिंग पड़ी होती है उस कोर्ट को उसकी सज़ा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट अपील बिफोर दैट कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, उसमें वो सज़ा सस्पेंड करने का हक होता है। तो लीगल वर्ड अगर हम यूज़ करें तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील बिफोर दैट हाई कोर्ट। वो उसको हम बेल नहीं कहते हैं, तो वो सस्पेंड करने का प्रोविज़न भी है हमारे कानून में, वो कर दी होगी प्रोविज़न, मतलब ऐसे सस्पेंड कर देते हैं। हमारी हाई कोर्ट भी खूब करती है, हम भी करवाते हैं लोगों की, पर कंसिडरिंग द चार्जेस। बस फिर गल ਉਹੀ आ गई ना, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਸੂਖਦਾਰ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾबित? ये तो हमारी जनता या देश का आवाम ही थोड़ा सा इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें ठंडे दिमाग से गहराई से सोचना होगा इस चीज़ को। बाकी मेरा ये कहना है कि भाई अमृतपाल सिंह के साथ भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते गलत हो रहा है। अगर इसका एक और उदाहरण दें तो हमारे इसी सेम नेचर के इंजीनियर अब्दुल रशीद, जो कि बारामूला जम्मू एंड कश्मीर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ एक्ट वो लगाया है। बड़ी सीरियस धाराएं हैं जो कि देश की सिक्योरिटी और इंटरनल थ्रेट को खतरा बताई जाती हैं। उस बंदे ने भी जेल में रह के इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो जीते, इंडिपेंडेंट जीते। सेम इज द केस विद भाई अमृतपाल, उन्होंने भी जेल में रह के इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो जीते। इंजीनियर अब्दुल रजीद को जो है बेल दे दी जाती है, वो तीनों के तीनों पार्लियामेंट के सेशन साल में अटेंड करने आते हैं, पैरोल पे आते हैं, 15-20 दिन सोशल लाइफ पॉलिटिकल लाइफ सारा कुछ अपना चेंज वेंज करके आराम से दोबारा जाके सरेंडर कर देते हैं। बट वही अगर डिट्टो अगर लगाया जाए, जो हम कानून में प्रेसिडेंट बोलते हैं कि सिमिलरली सिचुएटेड केसेस को सिमिलर ढंग से ही ट्रीट करना चाहिए, उस ढंग से अगर वो फार्मूलाइजेशन पे लगाएं तो अमृतपाल सिंह को बेल बेल नहीं कहूँगा, पैरोल जो है मिलनी चाहिए स्पेशल पर्पस के लिए, जिसके लिए NSA जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जिसमें उनको अरेस्ट किया गया, उसमें भी प्रावधान है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन वर्ड यूज किया गया चाहे तो वो दे सकती है, पर यहाँ वो चाह है वो नहीं है। किस वजह से नहीं है वो एक गहरी मतलब चर्चा का विषय है। रणवीर जी एक चीज़ क्लीयर करना, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? यहाँ भी वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो आया था उसमें प्रोविज़न है, जब वो कोई भी डिटेंशन ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फाइल करती है तो उसको एग्जीक्यूशन की जब बात आती है तो सेक्शन 4 है उसका, एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर, उसमें सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में लिखा गया है कि उसको डिटेन किया जा सकता है एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन कीप हिम और डिटेन हिम केप्ट इन द कस्टडी इन द सेम स्टेट और एनीवेयर इन एनी अदर स्टेट विद द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट। अब ये देखने की बात है कि यहाँ एक गवर्नमेंट है, वहाँ एक दूसरी गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं तालमेल होगा इन दोनों लोगों का, सेंटर में भी वही गवर्नमेंट बैठी है, वो तालमेल बिठा के इन्होंने वहाँ से कंसेंट करवा दिया, करवा के वैसे तो भेजा तो गया है कानून के दायरे में, कोई ज़बरदस्ती नहीं भेजा गया। बाकी दूसरा ये भी है कि जब बड़े बड़े और कई तरह के संगीन जुर्म के जुर्मियों को जब हम यहाँ रख रहे हैं, हमारे पास एक हाई सिक्योरिटी जेल है नाभा में, जब वहाँ पे लोग ऐसे रह रहे हैं तो भाई अमृतपाल सिंह को इतने दूर हजारों किलोमीटर की दूरी पे भेज देना, जहाँ से भनक तक भी नहीं लगती, जहाँ से उसके नियर एंड डियर मिल भी नहीं सकते हैं, परिवार के लोग भी मतलब नहीं मिलने जा सकते हैं, जो कि एक बेसिक फंडामेंटल राइट है किसी भी डिटेनी का, किसी भी कैदी का। और ये तो बड़ी चीज़ है कम से कम ना, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना हिंदुस्तान में कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। इज नॉट ए कॉमन पर्सन, वो भी इंडिपेंडेंट होना आदमी का इतना है।
इतना हिम्मत है, इतनी पोजीशन है उनकी, इतना लोगों के साथ रसूख है, तभी बनते हैं जी। तो वो गलत है जी, वो गलत हो रहा है। बाकी तो उन्होंने जहाँ डिब्रूगढ़ रखने की बात है वो है तो कानून के दायरे में है, पर गवर्नमेंट चाहती तो यहाँ रख सकती थी, ताकि उनके नियर एंड डियर आके मिल सकते थे भाई, थोड़ा बहुत मिलना जुलना है विद इन द ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਭੇਜਣਾ? ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? मैं अभी भी कह के हटा था ना कि यहाँ पे जैसे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, ये एक सिस्टम है, एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उधर जो ना आसाम में भी देखा गया को बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। वैसे तो कानून के दायरे में भेजा जा सकता है, पर ऐसी क्या कंपेलिंग सरकमस्टांसेस थी? मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसी कोई कंपेलिंग सरकमस्टांसेस नहीं लगती कि हजारों कोसों दूर जो ना भेजा जाना जरूरी था। चाहते थे उनको हाई सिक्योरिटी जेल है नाभा में हमारे पास, वहाँ रख सकते थे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हैंड इन ग्लोव, मतलब एक दूसरे के पूरक होना, एक दूसरे का साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। दोनों ने तालमेल बिठाया है, बिठा के फिर अपने किसी गवर्नमेंट को कह दिया वहाँ ठिकाने लगा दो, वहाँ ना कोई जा पाएगा ना कोई मिल पाएगा, अपने आप सिलसिला खत्म हो जाएगा। पैरोल देने के लिए भी सारा सिस्टम जैसे काम कर रहा है, जैसे हमारे व्यवस्था है, जैसे हमारी जुडिशरी है। जुडिशरी का भी अगर मैं थोड़ा सा इसमें कहूँ तो उस एंगल से ये इंजीनियर अब्दुल रशीद जो है बारामूला के एमपी हैं, वो वाला प्रेसिडेंट देख के हमारी हाई कोर्ट को रिलीफ पॉजिटिव थोड़ा कंसीडर करना चाहिए था स्पेशल पर्पस के लिए, लेकिन नहीं किया गया। उसके लिए बीच में 3-4 दिन केस लगा था, मैं देख पा रहा हूँ तो 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को 3 दिन लगातार केस लगा, जिनमें से एक दिन भाई अमृतपाल सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत ज्वाइन करवाया गया था। रीजन ये था कि 3 दिन तक वकीलों की हड़ताल चलती रही थी यहाँ पे, बल्कि 4 दिन तक चली है, तो वकील पेश नहीं हो सकते थे। तो इन दैट सिचुएशन जब बंदा वहाँ से भी खुद अपीयर हो रहा है, जुडिशरी के सामने, बेंच के सामने, ऑनरेबल बेंच के सामने कंप्लीट फाइल पड़ी है, केस फाइल पड़ी है, दिल्ली हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट है, सिमिलर सिचुएटेड पर्सन, मेंबर पार्लियामेंट हैं दूसरे, वो कर रहे हैं, तो एक स्पेशल पर्पस के लिए शुड बी कंसिडर्ड, शुड हैव बीन कंसिडर्ड। अब वो 18 तारीख को फाइनल ऑर्डर हमारी बेंच, हमारी डबल बेंच देती है कि अब तो पर्पज हल नहीं होगा, जबकि उन्होंने स्पेसिफिक मांगा है कि 19-12-25 तक का टेन्योर था सेशन का। तो डिब्रूगढ़ कोई बहुत दूर नहीं है, 2 घंटे में पूरा हिंदुस्तान कवर हो सकता है, एक कोने से दूसरे कोने पे आ जा सकता है 2-3 घंटे की ट्रम पे। पर एनीवे वो नहीं कंसिडर किया गया, दैट्स ऑल जुडिशियल डिसीजन। इसनूं तानाशाही भी कहा जा सकता है? ये तानाशाही है, तुसी जबरदस्ती किसी दा ओदी आवाज दब रहे हो। एक सेंस में कह भी सकते हैं मैडम, तानाशाही यही होती है बेसिकली, किसी के राइट्स को दबा देना, किसी के फंडामेंटल राइट्स, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मतलब सप्रेस कर देना, दबा देना जोर जबरदस्ती से, तो कहा जा सकता है तानाशाही, और कुछ नई चीज नहीं होती। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल जुड़न लई। थैंक यू जी, थैंक यू प्लीज। ਸੋ ਇਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ।